हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन को रखा गया है, तो वीडियो का अंत तक बने रहना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कल आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत कम टाइम में मैं ये पूरा सॉल्व कराऊंगा ये मॉडल पेपर। इसमें जो है आप लोग का पहला क्वेश्चन है, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है 400 ml विलेन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलेन की मोलरता है। तो ये सॉल्व करके आप लोग को निकाला गया है। इतना आंसर आया है इसका। अगला देखते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वेग स्थिरांक का, वो होता है सेकेंड इनवर्स। ये बहुत बार पूछा गया है आप लोग के ऑब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन है जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। तो जल अपघटन पर बेंजेमाइड बेंजोइक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग को रिएक्शन दिया था। अभिक्रिया कहलाती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें 1 डिग्री एमीन और क्लोरोफॉर्म और KOH है। तो ये आप लोग का जो अभिक्रिया है वो कार्बन एमीन अभिक्रिया कहलाती है। अगला है RNA में उपस्थित क्षारक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। RNA में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। जबकि DNA में आप लोग का ये तीनों कॉमन होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये कॉमन होता है। और आप लोग का जो DNA में होगा यूरेसिल की जगह पे आप लोग का थायमीन होता है। तो ये दोनों काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ये आ चुका है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आइए समझते हैं। जब दरों में किसी आवासशील विलेय को घोला जाता है तो इसके पृष्ठ का कुछ क्षेत्र आवासशील विलेय द्वारा घेर लेने के कारण इसके अणुओं की पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिसके कारण इस पर लगने वाली वाष्प का दाब अर्थात वाष्प दाब कम हो जाती है, जिसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये शॉर्टकट में आप लोग ये भी लिख सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन P0 - PS होता है। और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो होता है, अवनमन मतलब कमी होगा, और अपेक्षिक अवनमन होगा वो P0 - PS/P0 होता है। मोल प्रभाज एवं अपेक्षिक अवनमन के बीच जो संबंध का व्यंजक हो आप लोग का यही है, P0 - PS/P0 = N/n + N। ये आप लोग का कौन सा संबंध है, मोल प्रभाज एवं अपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का ये आप लोग का व्यंजक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, आइए हम लोग समझते हैं इसको। बहुत ही आसान वे में लिखा गया है। किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 मोलर धातु आयन के विलयन में डुबोने पर धातु और आयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोड विभव को E से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे का। ये क्वेश्चन नंबर 3 का खा नंबर है। का नंबर जो है वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग को, तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तांबे मतलब कापर से। तो तनु से अभिक्रिया, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो तनु HNO3 की क्रिया हम कापर से कराते हैं। तो ये आप लोग का ये प्रोडक्ट बनता है, कापर नाइट्रेट बनता है, NO और H2O बाहर हो जाता है। और सांद्र से कराते हैं तो ये CuNO3 का उल्टा बनता है, यहाँ NO2 बनता है, जबकि इसमें NO बनता है। नाइट्रिक एसिड से कराते हैं अगर तनु लेंगे, और सांद्र लेंगे तो NO2 बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल दोनों में बाहर निकला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। एक दंतुर मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है मोनोडेंटेड एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। ये आप लोग का 1-2 नंबर में पूछा गया था।
इस प्रकार की लिगेंड सीएमए मतलब सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु से केवल एक उपसंयोजक आबंध बनाते हैं। जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं सीएमओ के साथ, सीएमए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में केवल एक उपसंयोजक आबंध बनाते हैं, केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये आप लोग के पास, ये आप लोग के मोनोडेंटेट लिगेंड है। H2O, NH3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, NO+, NH2, NH3, ETC, ये सभी आप लोग के मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये आप लोग का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, आप लोग देख रहे हैं CHO, यहाँ पर क्या है CHO, ये आप लोग का एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि यहाँ आप लोग देख रहे हैं CO, ये आप लोग का क्या कीटोनिक ग्रुप है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है 1.1 वोल्ट है। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। आप लोग को ये रिएक्शन दिया है Zn और CO डबल पॉजिटिव, और यहाँ Zn से Zn डबल पॉजिटिव बना, CO डबल पॉजिटिव CO बना। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का अंतर है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। n बराबर यहाँ पर जो आया कितना आया, 2 आया है। वही रिएक्शन यहाँ पर आप लोगों को लिखा गया है, वही पूरा रिएक्शन है। तो n बराबर मैंने लिखा था 2 हो गया, और आप लोग जानते हैं डेल्टा G गिब्स ऊर्जा बराबर होता है डेल्टा G = -NFe। यह फैराडे नियतांक है और E मानक इलेक्ट्रोड विभव है। सबका मान रख दिया गया और इसको मल्टीप्लाई कराया गया। तो आप लोग का जो गिब्स ऊर्जा का मान आया हो वो 212.300 केल्विन जूल मोल इनवर्स, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एनिलीन के नाइट्रीकरण की क्रिया विधि एवं अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्रिया विधि एवं मतलब विधि एवं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखना है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। जब एनिलीन की क्रिया HNO3 नाइट्रिक एसिड से तथा H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो 51% पैरा नाइट्रो एनिलीन तथा 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन और 2% आर्थो नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है तथा शाह उत्पाद के रूप में H2O बाहर निकल जाता है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर जब HNO3 की क्रिया करा गया H2SO4 की उपस्थिति में 288 केल्विन पर, तो आप लोग का ये 51% पैरा नाइट्रो एनिलीन बना है और यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन 47% बना है। ये आप लोग देख रहे हैं, रिएक्शन लिख लीजिए। और आगे इसी में जगह ना होने की वजह से यहाँ लिखा गया है प्लस करके, तो ये आप लोग का 2% बना है, आर्थो नाइट्रो एनिलीन बना है। तो ये हो गया इसका सलूशन। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो NH2OH से ग्लूकोज की क्रिया करा गया, तो ये आप लोग का बना है यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NOH आ गया, इसी को कहते हैं ग्लूकोज ऑक्सिन, ग्लूकोऑक्सिन। ये आप लोग का ग्लूकोऑक्सिन है। अगला ग्लूकोज की क्रिया HCN से करा गया, तो यहाँ पर CN लग गया, OH यहाँ पर एक बार टूट गया, OH यहाँ पर लग गया। इसका नाम आप लोग को ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये आप लोग का जब हम लोग ग्लूकोज की क्रिया HCN से कराते हैं तो आप लोग का ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। परासरण दाब को बताना है और परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान स्मॉल m में संबंध बताना। तो आइए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे परासरण दाब। आइए समझते हैं परासरण में विलायक का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलेन से अधिक सांद्रता वाले विलेन की ओर साम्यावस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है। मतलब साम्यावस्था दोनों बराबर होने तक सतत मतलब बना रहता है, कंटिन्यूस बना रहता है। इस प्रवाह को विलेन की ओर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। यह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं और इसमें यही मेन इंपॉर्टेंट है, परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। तो परासरण दाब पाई बराबर होता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT
तो यहाँ पर C बराबर N/B होता है, तो इसका मान यहाँ पर रखा गया, तो पाई बराबर N/B इंटू RT हो गया, और N बराबर होता है W/M होता है, विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। तो इसका मान यहाँ रखा गया। तो ये आप लोग का संबंध आ गया परासरण दाब और विलेय के मोलर। इसमें जो यम है ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और पाई क्या है, परासरण दाब है, और ये विलेय का भार है, R गैस नियतांक, T क्या है, परम ताप है, टेम्परेचर है। तो ये है आप लोग का परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। ये आप लोग को प्रथम कोट की शून्य कोट की अपक्रिया के लिए मतलब इकाई लिखना, उसका मात्रक क्या होता है और तथा व्यंजक लिखना है, मतलब उसको प्रूफ करना है आप लोग का। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मानना कोई रिएक्शन है और ए से प्रोडक्ट बनना है, और अगर कोई अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उसका जो इनिशियल मतलब प्रारंभिक समय में रिएक्टेंट आप लोग का ये होगा और प्रोडक्ट आप लोग का जीरो। प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं इनिशियल प्रारंभिक समय में, और कुछ समय से आफ्टर टी समय बाद इसी में कमी आएगी रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट आप लोग का एक्स बन गया। लाभ मास एक्शन द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। तो ये की पावर 0 हो गया, और यहाँ से 0 का अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के लगेगा, और किसी की पावर 0 आता है तो उसका मान 1 होता है। आर बराबर यहाँ क्या आ गया, इसको समीकरण 1 मान लिया गया यहाँ से। तो आशा करता हूँ हम लोग समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं R बराबर dx/dt अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। तो R बराबर क्या आ गया, इतना आ गया, और R बराबर यहाँ के है, तो इसकी कमान समीकरण 2 से R कमान समीकरण 1 में रखा गया है। समीकरण 1 और 2 से, तो dx/dt बराबर क्या हो गया, के हो गया, और यहाँ से ये dt का गुणा करा दिया गया, तो dx बराबर क्या हो गया, के dt हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका हम लोग समाकलन करेंगे, तो आप लोग का ये समाकलन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन किया गया तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, और ये कांस्टेंट का होता नहीं, इसको बाहर कर दिया गया, dt है, तो यहाँ t आ गया, r बराबर k इंटू टी हो गया। एक ये कांस्टेंट इसमें लगाया जाता है अगर हम लोग समाकलन करते हैं, और समीकरण इसको मान लिया गया 3। अब प्रारंभिक समय में x बराबर 0 होगा, t बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, और इसी का मान समीकरण 3 में रख दिया गया। t बराबर यहाँ 0 रखा पूरा 0 हो गया, और x बराबर यहाँ 0 रखा गया, तो ये भी 0 हो गया, तो c बराबर क्या आ गया, c बराबर 0 आ गया। c का मान समीकरण 2 में रख दिया गया, 3 में रख दिया गया, सॉरी, c का मान यहाँ 0 रख दिया गया, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आप लोग को k इंटू टी आ गया प्लस 0, तो x बराबर kt आ गया, और यहाँ से k का मान निकालें तो x बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। यही शून्य कोट की अपक्रिया के लिए व्यंजक है, और इसका जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य कोट की अपक्रिया का जो इकाई होता है, वेग स्थिरांक की इकाई होता है, वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d व ns होता है, मतलब उसका आंतरिक कोश जो होता है वो भरा नहीं होता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10 ns 1 से 2 तक होता है। इस विन्यास से स्पष्ट है कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के केवल उपांतिम कोश n-1d कक्षक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। अतः ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों की भांति भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में नियमित परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इतना लिख देंगे, बहुत है इसमें। चलिए आगे हम लोग समझते हैं डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पहला गुण है ये धातु होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो मेटल होते हैं। दूसरा, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो परिवर्तित होता है। अगला है इनके आयन एवं यौगिक प्रायः रंगीन एवं अनुचुंबकीय होते हैं, रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। अगला है ये मिश्र धातुएं बनाते हैं, ये मिश्र धातु भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है उपसार संयोजन
यौगिक के बर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो बर्नर सिद्धांत आप लोग की मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिए, या मैं आप लोग को इस वीडियो का इस क्वेश्चन का सलूशन मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला इसमें दिया है प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। ये आप लोग का प्राइमरी एल्कोहल है, इसका विहाइड्रोजनीकरण 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर के उपस्थिति में होता है, तो H2 गैस निकल जाता है, ये बनता है एसीटल्डिहाइड CH3CHO बनता है। चलिए इसी में आगे देखते हैं। छठवें का ये दूसरा नंबर है, उसी में आप लोग को दिया हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिनाल का नाइट्रीकरण, ये उसी में है। फिनाल का नाइट्रीकरण इसमें कराएंगे। 2 कंडीशन है, अगर फिनाल की क्रिया मतलब नाइट्रीकरण तनु नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल ये बनता है आप लोग का। अगर सांद्र नाइट्रिक एसिड लेते हैं H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो ये आप लोग का TNP बनता है, ट्राई नाइट्रोफिनाल बनता है। तो ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तनु रहेगा तो अलग बनेगा और सांद्र रहेगा तो ये आप लोग का बनेगा। तो अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। इसी में आप लोग का तीसरा दिया हुआ है, एनीसॉल के सामान्य फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया लिखिए। तो एल्किलीकरण हम लोग देखते हैं एनीसॉल का, तो एल्किलीकरण CH3Cl की उपस्थिति में होता है, तो ये आप लोग का जो ग्रुप है वैसे ही है, ये एक आर्थो पे चला जाएगा और यही CH3 एक पैरा पे चला जाएगा, और यहाँ से आप लोग का जो हाइड्रोजन निकलता है वो HCl के रूप में क्या होता है, बाहर हो जाता है, HCl के रूप में बाहर हो जाता है। तो ये हो गया आप लोग का एल्किलीकरण। एसिलीकरण में CH3COCl लेते हैं, AlCl3 की उपस्थिति रहता है। यहाँ पर निर्जल लेते हैं हम, निर्जल आप लोग लिख लेंगे, यहाँ भी वही चीज़ लिख लेंगे। और एक यहाँ पर COCH3 एक आर्थो पे चला जाता है, दोनों यहाँ पर आर्थो पे गया है, एक आर्थो पे जाता है एक पैरा पे जाता है, इसको सही कर लेंगे आप लोग। ये एक आप लोग का आर्थो पे जाएगा, एक कहाँ चला जाएगा, ये COCH3 एक आप लोग का पैरा पोजीशन पे चला जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं छठवें का 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। इसी टाइप से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, कोल्बे अपक्रिया। तो ये फिनाल की क्रिया NaOH से कराते हैं, तो यहाँ पर एक क्रिया होगा, तो आप लोग का ये ONA यहाँ चला जाएगा और H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। H2O बाहर हो गया, दोबारा इसकी क्रिया CO2 से कराया गया, तो यहाँ से COO आ गया, और यहाँ पर हर एक कार्नर पे क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, तो यहाँ के ये हाइड्रोजन हो गया तो COH हो गया, और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया गया, तो ये आप लोग का यहाँ से Na और यहाँ से OH बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को जो बना है वो सैलिसिलिक अम्ल बना है, इसी को कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। अगर OH और COH ये दोनों पोजीशन पे इस पर लगे रहते हैं तो इसको सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। तो ये था आप लोग का कोल्बे अपक्रिया। अगला इसी में दिया हुआ छठवें का 8वें नंबर में राइमर टीमन अपक्रिया। फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में 60 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, तो आप लोग का बनता है सैलिसिलडिहाइड, ये सैलिसिलडिहाइड है और 3NaCl और 2H2O बाहर हो जाता है, ये अपक्रिया राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। अगला विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, इसी में आप लोग को दिया हुआ है। तो विलियमसन संश्लेषण, ईथर संश्लेषण कहीं कहीं लिखा रहता, कहीं कहीं विलियमसन संश्लेषण ये लिखा रहता, तो इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया हम लोग RONA कराते हैं, RONA से कराते हैं, तो ईथर बनता है, NaX बाहर हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है से, तो यहाँ पर ईथर बना, NaCl क्या हो गया, बाहर हो गया। ये अपक्रिया आप लोग का विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। चलिए अगर 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वें का नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फेडल क्राफ्ट अपक्रिया तथा बुटरजेफिटिक अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आप लोग का क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो आइए इसमें देखते हैं। हैलोजनीकरण, बेंजीन की क्रिया Cl2 से कराते हैं, ये हैलोजन है, नेजल FeCl3 की उपस्थिति में, तो आर्थो पे एक चला गया एक पैरा पे चला गया। नाइट्रीकरण कराएंगे तो एक आर्थो पे जाएगा एक पैरा पे चला जाएगा, ये नाइट्रीकरण हो गया क्लोरोबेंजीन का। अगला है सल्फोनीकरण, तो H2SO4 से कराते हैं, तो SO3H एक आर्थो पे लगता है एक पैरा पे लगता है, ये हो गया सल्फोनीकरण। और फेडल क्राफ्ट में निर्जल AlCl3 लेते हैं और CH3Cl से कराते हैं, तो एक CH3 पैरा, एक है आर्थोक्लोरो टालुइन, एक है पैराक्लोरो टालुइन, ये बन जाता है फेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में। तो ये हो गया रिएक्शन। आगे देखते हैं, इसी में दिया था फेडल क्राफ्ट एसिलीकरण, तो इसमें एसिलीकरण में COCH3 लेते हैं, CH3 COCl लेते हैं, जबकि एल्किलीकरण में CH3Cl केवल लेते हैं। तो ये आप लोग का एक आर्थो पे चला गया एक पैरा पे चला गया, ये आप लोग का हो गया फेडल क्राफ्ट एसिलीकरण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है दिया है हाइड्रोजन में एकाणुक तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। चलिए इसको हम लोग समझते हैं SN1 SN2। तो SN1 में एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया गया है। मंद गति से पहले क्रिया होगा तो यह अपघटित हो जाएगा। दोबारा इस पर OH का अटैक होगा और तो ये तीव्र गति से 2 सेकंड वाला होता है। तो ये आप लोग का ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसका आर्डर जो होता है वो 1 डिग्री आर्डर आता है। आर्डर 1 होता है। जबकि SN2 अपक्रिया में द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया प्राथमिक हाइड्रोएल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ये प्राथमिक आप लोग का हाइड्रोएल्केन है और OH का यहाँ पर अटैक कराएगा तो मंद गति से होगा। दूसरा फास्ट होता है इसमें और इसमें ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। इसका जो आर्डर आता है वो आप लोग का 2 आता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में आप लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये आप लोग को दिया था अभिक्रिया RCHO और यहाँ डॉट डॉट है और 3OH RCO नेगेटिव 2Ag प्लस 2H2O और 4 अमोनिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप लोग का भरा जाएगा टॉलन अभिकर्मक है। यहाँ पर टॉलन अभिकर्मक यहाँ पर लिखा जाएगा। ये आप लोग का पूर्ण हो गया अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं। ये यहाँ पर ये आप लोग का टॉलुइन है और CrO2 Cl2 से क्रिया करा गया। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आप लोग का जो अभिक्रिया है ये इटार्ड अभिक्रिया है। इसमें आप लोग का यही भरा जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें केवल ये स्थान भरना था। तो ये आप लोग का इटार्ड अभिक्रिया है। अगला देखते हैं। इसमें आप लोग को ये दिया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताना क्या बनेगा। तो इसमें आप लोग का बेंजील्डिहाइड बनेगा। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये आप लोग का गाटरमान अभिक्रिया है। तो ये इसमें पूरे रिएक्शन को पूरा करना था। अगला चौथा नंबर है। ये आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है ये आप लोग को 5 मार्क का है। चौथा इसमें सब 1-1 नंबर का है। ये आप लोग का पहचान करना कौन सा रिएक्शन है इसके जगह पर भरना। तो ये आप लोग को ये भरा जाएगा। ये आप लोग का जो रिएक्शन है PDBSO4 किस में होता है, ये रोजेनमुंड अपचेन में होता है। तो रोजेनमुंड अपचेन अपक्रिया ये आप लोग का है। अगला दिया था RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl और इसके जगह पर क्या भरा जाएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आप लोग का स्टीफन अपक्रिया है। RCN की क्रिया SnCl2 और HCl से कराते हैं तो RCH+NH बनता है और H3O पॉजिटिव के साथ में क्रिया करा गया तो इसमें एल्डिहाइड बन जाता है और अमोनिया क्या होता है, बाहर हो जाता है। अगला 7वां का 8वां नंबर देखते हैं। खा का 8वां नंबर ये है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्लीमेंसन अपचेन। तो क्लीमेंसन अपचेन देखते हैं। यहाँ पर ये आप लोग का है एल्डिहाइड है। ये आप लोग का एसिटाल्डिहाइड है। इसका अपचयन कराया गया ZnHG और शांत HCl की उपस्थिति में। तो आप लोग का बनना है एथेन बना है CH3CH2H एथेन है और H2O बाहर हो गया। और जब इसका क्रिया हम कीटोन से कराते हैं, ये भी वही रिएक्शन है, कीटोन से कराते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, वही उपस्थिति रहेगा। तो इसमें आप लोग का एथेन बना, इसमें प्रोपेन बन जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगला इसी में आप लोग को दिया हो उल्फ किसनर अपचयन। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये सब नेम रिएक्शन है। उल्फ किसनर में हम लोग लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, इसका भी रिडक्शन कराते हैं हाइड्राजीन की उपस्थिति में NH2 हाइड्राजीन। तो ये आप लोग का एथेन बना, H2O बाहर हो गया। और यहाँ भी कीटोन का रिडक्शन कराया गया उल्फ किसनर, तो यहाँ भी वही उपस्थिति रहता है। इसमें क्या बन जाता है, प्रोपेन बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें भी बाहर हो जाता है। अगला देखते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अपक्रिया, तो इसमें यह एसिटाल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये दोनों का एडिशन हो जाता है। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, एक H यहाँ चला जाता है, एक H यहीं पर बचता है, दोनों जुड़ जाते हैं, हटा देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड CHO, ये आप लोग का जो है वो एल्डोल है। अगला इसी में पूछा था कैनिजारो अपक्रिया। तो कैनिजारो अपक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लिया गया, NaOH से साथ में क्रिया करा गया। तो एक का इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, एक का अपचयन हो जाता है। और 50% इसमें दोनों लेते हैं हम लोग। 50% ऑक्सीडेशन होता है, 50% रिडक्शन होता है। ये आप लोग का कैनिजारो अपक्रिया। बट आप लोग इसको 2 लाइन में लिखा गया है, जगह न होने के कारण आप लोग इसको एक ही लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ से यहाँ आप लोग का जो हो रहा है वो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। और जबकि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन
यहाँ देख रहे हैं 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं 2 है, और यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो कौन सी अपक्रिया होगी, ये आप लोग का होगा अपचयन। अगला है हेल बोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया, इसी को शॉर्ट में कट में कहते हैं HBZ अपक्रिया। तो RCH2COOH इसकी क्रिया Cl2 से करा गया Fe और H की उपस्थिति में। तो आप लोग का यहाँ एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ से एक HCl बाहर हो जाएगा, और ये Cl एक यहाँ चला गया, और दोबारा इसी की क्रिया करा गया Cl2 का। तो दोनों Cl कहाँ गया, ये हाइड्रोजन इसका भी ये निकाल लिया, और दोनों पे Cl आ गया, COH हो गया। ये अपक्रिया आप लोग का हेल बोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया कहलाती है। तो ये आप लोग का पूर्ण रूप से जो अंशाल पेपर था ये समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताएगा समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए बार बार, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कल आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, आप लोग का नंबर अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक।